महाराष्ट्र के very dynamic, decisive and doer Chief Minister Shri Devendra Ji Fadnavis, Shri Sanjeev Kumar, Secretary Defence Production, Srimati Garima Bhagat, Joint Secretary, Shri Vijay Kumar Iyer, Director Operations and the CMD, Additional Charge, YIL, भारत सरकार और महाराष्ट्र के अन्य सारे ऑफिशियल्स, YIL के सभी ऑफिशियल्स और मेरे यंत्र इंडिया लिमिटेड के सारे कर्मी मित्रों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं यंत्र इंडिया लिमिटेड के इस संयंत्र के भूमि पूजन के अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद यह पहली ऐसी यूनिट है जिसके भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज जो काम यहां से प्रारंभ हो रहा है उसका असर आने वाले कई वर्षों तक दिखाई देने वाला है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और इसका असर देश की रक्षा व्यवस्था पर भी दिखाई देगा और नागपुर के विकास पर भी दिखाई देगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह पूरे क्षेत्र और पूरे देश के लिए यह प्रसन्नता का अवसर है। साथियों, नागपुर की इस पवित्र धरती पर आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। यह धरती छत्रपति महाराज शिवाजी के शौर्य तथा स्वाभिमान की प्रेरणा से जुड़ी हुई धरती है। यह संत तुकडोजी महाराज की कर्मभूमि है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक परिवर्तन की यह प्रेरणा भूमि भी है। इसलिए इस धरती पर इस संयंत्र का उद्घाटन होना एक तरह से नागपुर की गौरवशाली परंपरा और भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य दोनों को ही सिंबलाइज करती है, यानी उसका प्रतीक है। साथियों, मैं नागपुर के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता को भी और यहां के यशस्वी और डायनेमिक चीफ मिनिस्टर, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी हार्दिक बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र दिन दूनी रात चौगुनी गति से प्रगति कर रहा है। इंडस्ट्रीज हो, इन्वेस्टमेंट हो या नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर हो, राज्य हर क्षेत्र में तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। साथियों, हम आज जैसा बताया गया है आपको 10,000 टन क्षमता वाले एक्सक्लूजन प्रेस फैसिलिटी के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं। यह हमारी बदलती हुई सोच का यह प्रतीक है। देश को जिन जरूरतों के लिए कभी बाहर की तरफ नजर उठाकर देखना पड़ता था, उन्हें धीरे धीरे अब अपने ही देश में उसका निर्माण कर रहे हैं और अपने ही देशवासियों के द्वारा उसका निर्माण कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि यह सब आवश्यक भी है, क्योंकि आज दुनिया के हालात हम सभी अच्छी तरह से देख रहे हैं। जब युद्ध चल रहे होते हैं तो सप्लाई की पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है और हो सकती है। ऐसे समय में स्वाभाविक है, हर देश यही चाहता है कि उसकी सुरक्षा से जुड़ी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, वह उसी के हाथों में रहें और उन्हीं के हाथों के द्वारा निर्मित हों। जो देश अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकता है, वही सबसे ज्यादा भरोसे के साथ और विश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ा भी सकता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो विजन दिया है, उसके पीछे भी यही सोच है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब इतना ही नहीं है कि कोई सामान भारत में बन जाए, भारतवासियों के द्वारा बन जाए। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम खड़े रहें। हमारे पास अपना ज्ञान हो, हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी हो, अपने लोग हों और अपने ऊपर स्वयं का भरोसा भी हो। जब चारों बातें एक साथ खड़ी हो जाती हैं, तब कोई देश सचमुच में आत्मनिर्भर बन जाता है। साथियों, 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन, आपको जानकारी होगी, मात्र 46,000 करोड़ था। लेकिन आज आप सबके बीच ये घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है और साथ ही साथ गौरव की भी अनुभूति हो रही है कि भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड
1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। साथियों, इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ था। आज आपको जानकर यह खुशी होगी, इस समय भारत की धरती पर बने आप जैसे कुशल कर्मियों के हाथों से बने हुए जो वेपन्स हैं, हम अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है, यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है, बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है। यह भारत के सामर्थ्य की वृद्धि है। यह केवल प्रोडक्शन का बढ़ना नहीं है, यह देश के आत्मविश्वास का, देश के सेल्फ कॉन्फिडेंस का यह बढ़ना है। और साथियों, आप लोगों के सहयोग से अगले 2-3 सालों में हमने 3 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्शन और 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का जो लक्ष्य रखा है, मैं समझता हूं कि जो टाइमलाइन हमने दे रखी है उसके पहले ही यह पूरा होकर रहेगा। अब हमें नई उड़ान की तैयारी करनी है। इस तरह की अनेक अचीवमेंट्स हम लोगों ने हासिल की है और मुझे खुशी है कि आज यंत्र इंडिया लिमिटेड भी आत्मनिर्भरता के हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। यंत्र इंडिया लिमिटेड के सारे अधिकारी, सारे कर्मी, जितने लोग हैं, सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और साथियों, जब भी रक्षा क्षेत्र की बात होती है, लोगों के मन में सबसे पहले टैंक, मिसाइल, लड़ाकू विमान, वारशिप यानी युद्धपोत की तस्वीर आती है। आम आदमी भी वही देखता है और उन्हीं की चर्चा करता है। लेकिन बड़ी बड़ी मशीनों में हजारों ऐसे पार्ट्स लगे होते हैं जिन पर चर्चा शायद ही होती है, या होती भी है तो बहुत ही कम होती है। वही छोटे छोटे पार्ट्स सचमुच उन सब सारे वेपन्स की असली ताकत होते हैं। अगर उन पार्ट्स में कमी रह जाए, चाहे कितनी भी अच्छी मशीन क्यों न हो, अपनी पूरी क्षमता से वह काम नहीं कर पाती है। जैसे इसके कुछ उदाहरण आप देखिए। तेजस लड़ाकू विमान को देखिए, जब वो आसमान में उड़ता है, स्वाभाविक है पूरे देश का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो जाता है। उसके भीतर लगने वाले अनेक कंपोनेंट्स, जैसे एयर फ्रेम के लिए एल्यूमिनियम, कार्ट्रिजेस, सीड्स के निर्माण में यंत्र इंडिया की भूमिका ही रहती है। आप रेलवे को ही देख लीजिए, कोई ट्रेन देखता है तो उसे पूरा डिब्बा दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे जो मजबूत एक्सल होता है, जो पूरे भार को संभालता है, उसकी भी अपनी अहमियत होती है। साथियों, उसी तरह देश के रक्षा क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे हिस्से होते हैं जो सामने तो नहीं दिखाई देते, लेकिन पूरी व्यवस्था में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यंत्र इंडिया वर्षों से ऐसे ही कामों में जुड़ी हुई है और यंत्र इंडिया जो प्रोडक्ट्स बना रही है वो कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स पर नहीं है, बल्कि हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के फाउंडेशनल प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए देश की कई बड़ी संस्थाएं इसके काम पर विश्वास करती हैं, आपके काम पर भरोसा करती हैं। हमारी आर्म फोर्सेज के साथ साथ इसरो, डीआरडीओ, इंडियन रेलवेज हों या फिर हमारे शिपयार्ड्स हों, सभी यंत्र इंडिया पर लंबे समय से भरोसा करते आ रहे हैं। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, आज हम जिस यंत्र इंडिया लिमिटेड को देख रहे हैं, वहां तक पहुंचने का जो सफर रहा है वह आसान नहीं रहा है। आप सब जानते हैं कि एक लंबे समय तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की व्यवस्था रक्षा क्षेत्र में देश की जरूरतों को पूरा करती रही है, लेकिन समय बदल रहा था, नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नए चैलेंजेस भी सामने आ रहे थे। ऐसे समय में यह महसूस किया गया कि हमें अपनी व्यवस्था को और मजबूत बनाना ही होगा और तेज आगे बढ़ना ही होगा। इसी सोच के साथ बदलाव किए गए और कॉर्पोरेटाइजेशन का, निगमीकरण का यह प्रोसेस प्रारंभ हुआ। यंत्र इंडिया लिमिटेड भी उसी बदलाव का मैं मानता हूं कि परिणाम है। मैं आपकी बैलेंस शीट भी इसके पहले मैंने देखा था और मुझे देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि आप लोग साल दर साल लगातार वृद्धि करते चले जा रहे हैं। प्रोडक्शन हो या फिर एक्सपोर्ट हो,
हर एंगल से आप सभी एक्सीलेंट कार्य कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं। यंत्र और निर्माण आदि के देवता भगवान विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद है आप सभी पर। यानी कि कॉर्पोरेटाइजेशन को लेकर लोगों के मन में जो शंकाएं थी, उन तमाम शंकाओं को आपकी इफिशिएंसी, आपकी कैपेबिलिटी और आपके परफॉर्मेंस ने पूरी तरह से दूर कर दिया। अब तो आप मिनी रत्ना की श्रेणी में पहुंच गए। मिनी रत्ना की श्रेणी में आप पहुंच गए हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि अभी मिनी से काम नहीं चलेगा। यम फॉर मिनी तो हो गया, अब एक और बिग यम यानी महारत्ना आपका इंतजार कर रहा है, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और साथियों, आज जिस 10,000 टन क्षमता वाले एक्सट्रूजन प्रेस की शुरुआत हो रही है, आज दुनिया में जो आधुनिक लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन जो बन रहे हैं, जो मिसाइलें बन रही हैं, जो स्पेस प्रोग्राम्स आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको यदि किसी कठोर धातु की जरूरत होती है तो हल्की भी हो, मजबूत भी हो और कठिन से कठिन परिस्थितियों में वह टिकी रहे, मेल्ट न हो, ऐसी धातु विशेष प्रक्रिया से तैयार होती है। एक साधारण से आने वाले एल्युमिनियम और लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होने वाले एल्युमिनियम में आप जानते हैं बहुत ही फर्क होता है। देखने में दोनों एक जैसे ही लग सकते हैं, लेकिन काम के समय दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर होता है। और विमान में लगने वाली धातु को बहुत तेज गति भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, सहनी होती है, भारी दबाव भी झेलना पड़ता है और कई बार लो टेम्परेचर का सामना भी उससे करना पड़ता है। और यही बात मिसाइलों और अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर भी लागू होती है। और इसलिए केवल मेटल होना काफी नहीं है, मेटल की क्वालिटी भी उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण है। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो हर परिस्थिति में हमारे लिए सहायक होगी। और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने सेनाओं की कामयाबी को प्रत्यक्ष देखा है। 1 वर्ष पूर्व हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो अदम्य साहस दिखाया था साथियों, वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। और इस ऑपरेशन की सफलता में हमारे इक्विपमेंट का मेजर कंट्रीब्यूशन है। आप जो इक्विपमेंट बनाते हैं उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है। और उनकी मजबूत अच्छी क्वालिटी ने आतंकियों और उनके ठिकानों को नष्ट नाबूद कर दिया। इसलिए मेरा मानना है कि सेनाओं के साथ साथ उनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी मजबूती भी बनी रहनी चाहिए। अंबाझरी में बनने वाली यह सुविधा देश को उसी दिशा में मजबूत करने वाली है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, हम अक्सर यह बात करते हैं कि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। बॉर्डर्स धुंधले पड़ रहे हैं, दुश्मनों का पता नहीं लग पाता है, सेनाएं खड़ी रह जाती हैं और देश डिस्टेबलाइज हो जाता है। यह सब बात काफी हद तक ठीक भी है, पर इसके साथ ही यह बात भी उतनी ही सही है कि कन्वेंशनल वारफेयर और मीन्स अभी भी उतने ही रिलेवेंट बने हुए हैं जितने कि 1947 में थे। यही नहीं, 2047 में भी इनकी रेलेवेंस लगभग उतनी ही बनी रहेगी जितनी की अभी है। इस सच्चाई को भी हमको स्वीकार करना होगा। इसलिए मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस की जो इंपॉर्टेंस है वह आगे आने वाले लंबे समय तक बनी रहेगी। कहना मैं चाहता हूं कि आप सबका कार्य अतीत में जितना महत्वपूर्ण रहा है, वर्तमान में जितना महत्वपूर्ण है, भविष्य में भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा। इसलिए साथियों, आज का यह कार्यक्रम केवल एक मशीन लगाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह देश की एक बड़ी जरूरत को पूरा करने की दिशा में उठाया गया यह कदम है। जब हम किसी बड़ी उपलब्धि की बात करते हैं साथियों, तो अक्सर हमारी नजर मशीनों पर जाती है, जो इमारतें होती हैं इमारतों पर जाती है, या फिर उन चीजों पर जाती है जो सामने दिखाई दे रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी संस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उसकी ताकत होती है। कोई कारखाना हो वह अपने आप नहीं चलता है,
कोई भी मशीन हो अपने आप काम नहीं करती है, उसके पीछे लोगों की मेहनत होती है, उनका अनुभव होता है और अपने काम के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है। और यंत्र इंडिया लिमिटेड की सफलता के पीछे भी मैं मानता हूं कि यही ताकत है। जहां काम करने वाले कर्मचारी वर्षों से चुपचाप धैर्य के साथ अपना काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका नाम कहीं दिखाई न दे, लेकिन देश की कई बड़ी जरूरतों के पीछे उनकी मेहनत जो होती है, आपकी जो स्किल है, यह साफ साफ देखी जा सकती है। यही मेहनत आपकी मेहनत यंत्र इंडिया को खास बनाती है और यह आपकी यही मेहनत देश का भरोसा भी मजबूत करती है। साथियों, 2021 में कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद हमारा एक स्पष्ट ध्येय था। हमारे मन में यह विचार था कि जो नई इकाइयां अस्तित्व में आ रही हैं, उन्हें कार्य करने की पूरी ऑटोनॉमी, पूरी स्वायत्तता मिले, उन्हें इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, रिसर्च और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का खुला अवसर भी प्राप्त हो। उनकी जो कैपेसिटी है उसका विस्तार हो, उसे नई उड़ान मिले और मुझे यह देखकर संतोष और प्रसन्नता होती है कि आप सभी उसी दिशा में सफलतापूर्वक अपने कदम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ आंकड़े अगर हम देखें तो मुझे बताया गया है कि कॉर्पोरेटाइजेशन के पहले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी बोर्ड का प्रोडक्शन जो केवल 12,755 करोड़ था, वह बढ़कर 2025-26 में 26,282 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अगर डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो कॉर्पोरेटाइजेशन के पहले यह मात्र 81 करोड़ था, 81 करोड़ था, जो कि अब लगभग 4,561 करोड़ तक पहुंच गया है। जिसमें यंत्र इंडिया लिमिटेड के कंट्रीब्यूशन का जहां तक प्रश्न है, वह अप्रॉक्सिमेटली 397 करोड़ है, इसे मैं 400 करोड़ कहता हूं। और मैं मानता हूं कि यह अचीवमेंट कोई साधारण अचीवमेंट नहीं है, ये मेजर अचीवमेंट है। और आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मैं समझता हूं कि दो प्रमुख तत्व किसी भी इंडस्ट्रियल एंटिटी को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दूसरा है कैपिटल इन्फ्यूजन। जहां तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रश्न है, आज के तेजी से बदलते टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में इसका जो महत्व है वो सभी जानते हैं, सर्वविदित है। इस विषय पर अधिक कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। जिस प्रकार के परिवर्तन आज देश और दुनिया में देखने को मिल रहे हैं, वे वास्तव में अनप्रेसिडेंटेड हैं, अप्रत्याशित हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी एंटिटी को केवल आगे बढ़ना ही नहीं बल्कि दीर्घकाल तक उसे सर्वाइव और कंपीट भी करना है, तो उसका मार्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट से होकर ही गुजरता है। जो संस्थाएं इनोवेशन को अपनाती हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, वही संस्थाएं भविष्य का नेतृत्व भी करती हैं। और इनोवेशन को यंत्र इंडिया लिमिटेड अपना रही है, इसके लिए भी मैं यंत्र इंडिया लिमिटेड को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। साथियों, कैपिटल इन्फ्यूजन को भी हमें केवल कई मशीनें खरीदने तक सीमित दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एक अर्थ में यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम नई मशीनरी स्थापित करते हैं या आधुनिक उपकरणों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके साथ एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल लिंकेज भी हमारी संगठन में आता है। आधुनिक मशीनों के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का हिस्सा बनती हैं, जिससे उत्पादन प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ती है और दक्षता ही नहीं बढ़ती बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार आता है और संपूर्ण प्रणाली अधिक आधुनिक और सक्षम बनती है। इस प्रकार हमारी प्रत्येक जो प्रक्रिया है, जो हमारा हर प्रोसेस है, पहले से बेहतर होता चला जाता है। साथियों, से आज जिस संयंत्र का भूमि पूजन यहां पर हो रहा है, मैं मानता हूं कि अपने में उसका एक विशेष महत्व है और यह केवल एक नई सुविधा का निर्माण मात्र नहीं है, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए
हमारी क्षमताओं को सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारी जितने भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इनको विशेष रूप से एफिशिएंट मशीनरी इंस्टॉलेशन और मॉडर्नाइजेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। आधुनिक तकनीक और उन्नत उत्पादन प्रणालियों में निवेश केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं बल्कि भविष्य की प्रतिस्पर्धा की यह अनिवार्यता भी है। साथियों, यदि हम इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सभी कारपोरेट एंटिटीज न केवल राष्ट्रीय अपेक्षाओं पर खरी उतरेंगी बल्कि ग्लोबल स्टैंडर्ड पर भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने में वह कामयाब होगी। और मुझे खुशी है कि आईडेक्स, अदिति, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी स्कीम्स के माध्यम से आप लोग इनोवेशन की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अब तो आईडेक्स में डीपीएसयू द्वारा दिए गए चैलेंजेस भी आ रहे हैं और निश्चित ही यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत एक अच्छा संकेत मानता हूं। एक दूसरी भाषा में कहे जिसे मैं शुभ संकेत मानता हूं। और मेरा प्रयास यह होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेटेंट्स अपने नाम करा सकें। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी एचएएल जैसी कुछ पीएसयूज ने अपने यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित और इसी प्रकार के अन्य मैनुअल्स भी उन्होंने बनाए हैं। यहां सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार जी उपस्थित हैं। आपकी लीडरशिप में बहुत कम समय में ही कई नए और इनोवेटिव कार्य हुए हैं। इसके लिए मैं उनकी भी सराहना करता हूं और उन्हें मैं बधाई देता हूं। साथियों, जब ऐसी पहले मेरे पास आती हैं और मैं उन्हें देखता हूं तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कैसी अनुभूति होती है। मुझे बेहद अच्छा लगता है और साथ ही साथ आप सबके प्रति मेरे मन में कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। ये जो हो रहा है वह सब उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आप सबका है। आप सब भी अपने आसपास और देश दुनिया में प्रचलित बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखें, अपनी स्टडी करें और जहां जरूरत हो उसे अडॉप्ट करने की पूरी कोशिश भी करें। साथियों, हम सभी 2047 तक जिस विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को लेकर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं उस लक्ष्य की पूर्ति इसी तरह के सैकड़ों, हजारों, लाखों प्रोजेक्ट्स की सफलता से ही मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबका सम्मिलित प्रयास जरूर सफल होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इसी भावना के साथ मैं यंत्र इंडिया लिमिटेड की पूरी टीम को एक बार हृदय से बधाई देता हूं और इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कामना करता हूं कि आने वाले वर्षों में यंत्र इंडिया लिमिटेड नई सफलताएं हासिल करे, देश का भरोसा और अधिक व मजबूत करे और नागपुर का नाम पूरे देश में ऊंचा करे। और इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको पुनः अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ऊंची आवाज में बोलिए भारत माता की, और ऊंची आवाज भारत माता की। ये बात। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।